नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुंबई में अब बिना मास्क निकलना हुआ मुश्किल, बीएमसी कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, मुंबई में बिना मास्क पहने घर के बाहर निकलने पर अब और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने रोजाना 20,000 लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने 1 महीने का टारगेट दिया है और खुद इसकी निगरानी की बात कही है। अभी मुंबई में रोजाना 950 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा जाता है। पहले बिना मास्क के घूमते वक्त पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना था, जिसे घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। मुंबई में 9 अप्रैल से 12 सितंबर तक 4,900 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया और उनमें से 33,500 रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। इसी तरह 13 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 26,500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया और इनसे 53,50,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। बीएमसी अभी तक 31,500 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क के घूमते पकड़ चुकी है और इसे 87 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विवादित बयान, बोले आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार में आतंकी लेंगे पनाह। जी हां दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के मनहार लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चुनावी सभा का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वो बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर कश्मीर के आतंकवादियों के बिहार में पनाह लेने की बात कर रहे हैं। यह वायरल वीडियो सोमवार 12 अक्टूबर का है, जिसमें जेडीयू के प्रत्याशी उमेश कुशवाहा के नामांकन के बाद मनहार के आईपीएस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय बोल रहे थे। नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर में जिस आतंकवाद का हम सफाया कर रहे हैं वो आकर यहां बिहार की धरती पर पनाह लेगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव सरकार पर भड़की कंगना राणौत, बोली गुंडों ने बार रेस्टोरेंट खोल दिए पर मंदिर नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच एक्ट्रेस कंगना राणौत ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को गुंडा सरकार बताते हुए कहा है कि गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं लेकिन रणनीतिक रूप से मंदिरों को बंद रखा है। कंगना ने ट्वीट किया कि यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं लेकिन रणनीतिक रूप से मंदिरों को बंद रखा है और शिवसेना बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा खत, बोले राज्यपाल कोश्यारी की असंयमित भाषा से हैं स्तब्ध। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पवार ने राज्यपाल कोश्यारी के पत्र की भाषा पर सवाल उठाए हैं। पवार ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि वे कोश्यारी द्वारा लिखे गए पत्र की असंयमित भाषा से स्तब्ध हैं। पीएम मोदी को लिखे पत्र में शरद पवार ने कहा है कि मैं यहां बताना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री को उनके विचारों से अवगत कराने के लिए राज्यपाल की सराहना करता हूं। हालांकि मैं राज्यपाल द्वारा जारी पत्र और पत्र में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे देखकर हैरान हूं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। हिंदू लड़की को मुस्लिम बहू दिखाने पर तनिष्क एड विवादों में, लव जिहाद के समर्थन का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप का मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क अपने नए विज्ञापन के चलते विवादों में घिर गया है। ब्रांड को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन करीब है, ऐसे में तनिष्क ने अपने प्रमोशन के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन का प्लॉट इंटरकास्ट मैरिज पर आधारित है। विज्ञापन में एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी दिखाई गई है, जिसके बाद से ही ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर हैशटैग बाइकॉट तनिष्क के साथ ज्वेलरी ब्रांड का विरोध किया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क ने वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा दिया है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हुए 32 करोड़ श्रम दिवसों का काम। जी हां दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों और इस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर 6 राज्यों के अपने पैतृक गाँव में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। यह अभियान इन राज्यों में 116 जिलों में आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 15वें सप्ताह तक कुल लगभग 32 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 31,577 करोड़ रुपए अब तक अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए हैं। बड़ी संख्या में ढांचों का निर्माण किया गया है, जिसमें 1,32,146 जल संरक्षण संरचनाएं, 4,12,214 ग्रामीण घर, 35,529 मवेशी शेड, 25,689 खेत तालाब और 16,253 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर का रुख करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। त्योहारी सीजन से पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। चलने वाली है 392 फेस्टिवल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी यानी 392 ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य स्पेशल ट्रेनों की तुलना में 30% ज्यादा होगा। दरअसल यह नियम साल 2015 के कॉमर्शियल सर्कुलर नंबर 30 के अनुसार लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के जोनल डिपार्टमेंट ने अधिक से अधिक थर्ड एसी वाले कोचों के साथ ट्रेन चलाने पर फैसला लिया है। इस महामारी में जिस नियम शर्तों के साथ ट्रेन चल रही है वह सब इन ट्रेनों में ही लागू रहेगा। कुछ ट्रेनें रोजाना, कुछ सप्ताह में 4 दिन, कुछ सप्ताह में 3 दिन, कुछ ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन तो कुछ ट्रेनें साप्ताहिक चला करेंगी। कुछ ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन भी चलाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों को त्योहार पर देगी एडवांस। जी हां दोस्तों, केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। IMF बोला भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 में आएगा 8.8% का जबरदस्त उछाल। जी हां दोस्तों, इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को यह बात कही। वहीं इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट और 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि इसके साथ ही IMF ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी और वह चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। चीन के 2021 में 8.2% वृद्धि दर हासिल करने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार MSME के जरिए 14 से 15 लाख लोगों को रोजगार देने की कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, इस महामारी में बेरोजगार हुए युवाओं को योगी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के जरिए रोजगार मुहैया कराने की बड़ी तैयारी कर रही है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर योजना के तहत यूपी सरकार प्रदेश के 14 से 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के संक्रमण काल में अनलॉक 1 शुरू होने से लेकर अब तक MSME की नई इकाइयों को 22,500 करोड़ का लोन बांटा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का।
तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। यह सिस्टम मंगलवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों खास तौर पर नरसापुर और विशाखापट्टनम से गुजर गया। इस सिस्टम के चलते मंगलवार को तेलंगाना में भारी बारिश हुई है। कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, रायलसीमा और गोवा में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और विदर्भ के कुछ दूर दराज के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन हवाओं की स्पीड 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई फेरबदल नहीं किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो अमेरिका में क्रूड आउटपुट में करीब 17% की गिरावट आई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में एक बार फिर से तेजी के संकेत हैं। हालांकि घरेलू बाजार में देखें तो इसका फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना 133 रुपए और चांदी हुई 875 रुपए तक सस्ती। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट और दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें गिर गई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 52,000 रुपए के नीचे आ गए हैं। वहीं इस दौरान 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 875 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दिवाली तक सोना एक रेंज में रहेगा। अगर ऊपरी स्तर की बात करें तो ये 51,500 से 52,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं निचले स्तर की बात करें तो यह गिरकर 49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आने की संभावना है। बात करें दिल्ली सराफा बाजार की तो यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 133 रुपए गिरकर 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 875 रुपए गिरकर 63,860 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बाद भी जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस, जाने क्या है सरकार की पूरी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच लगभग हर घर में यह सवाल उठ रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे। पालकों का एक वर्ग ऐसा है जो इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं है। यह लोग चाहते हैं कि हालात सामान्य और स्कूल पहले की तरह खुल जाएं। बहरहाल सरकार की प्लानिंग कुछ और है। खबर है कि इस महामारी में घर बैठे स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाने की मुहिम को भले ही एक विकल्प के रूप में आजमाया गया था, लेकिन इससे आगे भी उसका नाता बना रहेगा। अभी 6वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को कोर्स का करीब 40% हिस्सा ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। स्कूलों के लिए तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अब कुछ इस तरह से तैयारी करने में जुटी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश ने चीन को दिया झटका, कहा सिनोवैक के ट्रायल के लिए नहीं देंगे फंड। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालेक का कहना है कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अनुमति मांगते वक्त खुद के पैसों से ट्रायल कराने की बात कही थी। यही वजह है कि कंपनी को ट्रायल की अनुमति दी गई थी। बांग्लादेश के इस फैसले से जाहिर है कि चीन को झटका लगा होगा। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश ने 42,000 लोगों पर सिनोवैक वैक्सीन के ट्रायल के लिए 60 करोड़ टका खर्च करने की व्यवस्था की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में 1500 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट, सरकार ने प्राइवेट लैब को दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने वायरस टेस्ट की कीमत तय कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि वायरस टेस्ट की कीमत 1500 रुपए तय की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की सभी प्राइवेट लेबोरेटरीज को इस आदेश का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब ममता सरकार एम्बुलेंस की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 टेस्ट के लिए अधिकतम मूल्य सीमा 1500 रुपए तय की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सेना की परेड में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के झलके आंसू।
जनता से मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सेना की परेड में रो पड़े। उन्होंने सेना का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सैनिकों ने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में आए तूफान और इस महामारी के दौरान सैनिकों ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। तानाशाह शासक के रूप में प्रसिद्ध किम जोंग ने कहा है कि वे देश के नागरिकों की जिंदगी बेहतर कर पाने में विफल रहे। वे देश की सत्ताधारी पार्टी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया में एक भी व्यक्ति इस महामारी से संक्रमित नहीं हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी है कि उत्तर कोरिया की 40% जनता को बाढ़ और तूफान के दौरान अनाज के संकट से गुजरना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। Vivo V20 भारत में हुआ लॉन्च। इसमें है एंड्रॉइड 11 और ट्रिपल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने अपनी V सीरीज का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Vivo V20 है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा और ड्यू ड्रॉप नॉच में सेल्फी कैमरा मिलता है। भारत में आने वाला यह पहला फोन है जो एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। यह फोन 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इस फोन में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भारत में Vivo V20 के 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,990 रुपये है और इसका 256GB स्टोरेज विकल्प 27,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फोन प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध हो चुका है और इसकी बिक्री 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।